चलो जी शुरू करते हैं। राइट, मेरा नाम आशीर्वाद कुमार है। मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स की टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करूंगा। दो डिस्क्लेमर, मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि आपको इकोनॉमिक्स की बेसिक आती है। बेसिक का मतलब आपको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, एक्सटर्नल सेक्टर कैसे काम करता है, फिर आपका इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के मेजर कॉन्सेप्ट हैं ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग बहुत तेज़ी से जो 1 to 10 क्वेश्चन नंबर है उसको डिस्कस कर लेंगे। राइट, ठीक है। चलो जी, पहला क्वेश्चन किसके बारे में है? बहुत इंपॉर्टेंट, जीएसटी के बारे में है। क्या कह रहा है? जीएसटी के बारे में कह रहा है। करेक्ट कि इनकरेक्ट? करेक्ट पूछ रहा है, चलो कोई बात नहीं। इट इज़ अ मल्टी स्टेज टैक्स, सबसे पहले ये समझते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड यूजिंग सोलर पावर इज नॉट टैक्स अंडर जीएसटी, ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड, सेल ऑफ न्यूज़पेपर टू द कस्टमर इज टैक्स एट 12% ऑफ जीएसटी, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि ये अभी भी जीएसटी के बाहर है, 0% के अंदर है। ठीक है, पहली बात। ये वाले स्टेटमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत देना। ठीक है, बस इसको तुम लोग बस एक बार ऊपर ऊपर देख लो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आइटम हैं जो जीएसटी के बाहर हैं, जिन पे जीएसटी के टैक्स नहीं लगते, तो कितने को याद करोगे। ठीक है, चलो ये मल्टी स्टेज टैक्स में आप लोग को समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले ये समझ लो कि हमारे पास रॉ मटेरियल है। ये रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके हमने मैन्युफैक्चर किया उसको, उसके बाद ये गया होलसेलर के पास, उसके बाद ये गया रिटेलर के पास, उसके बाद ये आता है कंज्यूमर के पास। ठीक है, तो रॉ मटेरियल इस वाले स्टेज से लेके इस वाले स्टेज तक हमने कुछ वैल्यू एडिशन किया कि नहीं किया? सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक में वैल्यू एडिशन हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक में वैल्यू एडिशन हुआ, फिर लास्ट में यहाँ से यहाँ तक में वैल्यू एडिशन हुआ। तो जीएसटी जो है वो क्या है? एक मल्टी स्टेज टैक्स है। ठीक है, कैसा है? मल्टी स्टेज टैक्स है, यानी हर स्टेज पे कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हुआ, उस पर टैक्स लगा। एंड ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ये आपने जरूर सुना होगा कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इसका क्या मतलब है कि आपने गुड्स को भले ही यूपी में बनाया हो, बट अगर उसको तमिलनाडु का कोई कस्टमर खरीद रहा है, तमिलनाडु में कोई कस्टमर खरीद रहा है, तो जीएसटी कौन पे करेगा? ये कस्टमर पे करेगा। ठीक है, चलो, तो ये आपका हो गया 1 सही है, 2 सही है, तो इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, मैं आपको बहुत सारे होमवर्क देते चलूंगा, आप उसको प्लीज करते रहना। सबसे पहला होमवर्क जीएसटी काउंसिल, ठीक है, जीएसटी काउंसिल। और दूसरा वोटिंग राइट्स, जो जीएसटी काउंसिल के वोटिंग राइट्स है ना, उनको एक बार प्लीज देख लेना और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट, अपना एफआरबीएम एक्ट। ठीक है, देखो बेटा, मैं ये चीज एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये पता होगी फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। ठीक है, देखो, गवर्नमेंट का इनकम और एक्सपेंडिचर जो पॉलिसी मॉनिटर करती है उसको फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी ये डिटरमाइन करती है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और इनकम कैसा होगा। ठीक है, अब हर गवर्नमेंट चाहती है कि बहुत सारे पैसे फेंक दिए जाए लोगों के बीच में। ठीक है, बट इससे क्या हो सकता है? इससे इन्फ्लेशन हो सकता है, जो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, इसी को कंट्रोल करने के लिए पार्लियामेंट ने 2003 में एफआरबीएम एक्ट को इंट्रोड्यूस किया। एफआरबीएम एक्ट को इंट्रोड्यूस किया, जिसका एम क्या था? गवर्नमेंट को फिस्कली रिस्पॉन्सिबल बनाना, गवर्नमेंट को फिस्कली रिस्पॉन्सिबल बनाना और एक फिस्कल डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस करना। किस में? गवर्नमेंट में। ठीक है, ठीक है, बट ये इंडियन गवर्नमेंट है। ठीक है, कोई कानून माने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इन लोगों ने क्या किया? बहुत ही चालाकी से एफआरबीएम एक्ट को बार बार अमेंड किया है, और उसके जो क्लॉज थे उसको भी बार बार चेंज करने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये जो एक्ट, जो पहला स्टेटमेंट है, एक्ट हैज नॉट बीन अमेंडेड सिंस 2003, गलत बात है। देखो, इसमें थोड़ा सा दिमाग भी लगा सकते थे। इंडियन इकोनॉमी ने 2008 और 9 का फिनेंशियल क्राइसिस देखा। ठीक है, उसके बाद 2013 में जो स्लो डाउन हुआ था वो देखा, फिर अभी कोविड के इम्पैक्ट देखा। ठीक है, जीएसटी देखा जो एक स्ट्रक्चरल चेंज था, सिमिलरली डिमोनेटाइजेशन हुआ। इतने सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए, इतने सारे इवेंट, मेजर इवेंट हुए, कि आपको लगता है कि जो एक्ट 2003 में बना गया था वो आज के दौर में उतना ही रिलेवेंट हो सकता है? आंसर है नहीं। तो वन वाला स्टेटमेंट तो गलती होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडियन इकोनॉमी ने बहुत सारे शॉक्स को एब्जॉर्ब किया है, तो वन नहीं होगा तो ये नहीं हो सकता है। अब चलते हैं स्टेटमेंट 2 की तरफ, जो कहता है कि डेब्ट टू जीडीपी का जो रेशियो है वो 40% होना चाहिए। कब तक?
2022 तक। ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये जो डेट है, मतलब ये जो ईयर है ना, ये 2024-25 है। 2024-25 तक आपको ये अचीव करना है, तो 2 भी नहीं होगा। ठीक है, चलो FRBM के अंदर इसको हटा लेता हूँ, एक सेकंड वेट करना। FRBM के अंदर एक एस्केप क्लॉज है। एस्केप क्लॉज क्या होता है कि अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ गया, जैसे वार हो गया या फिर नेचुरल कैलामिटी आ गई, ठीक है, या फिर कोई स्ट्रक्चरल चेंज हो गया, तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम गवर्नमेंट चाहे तो इसको एस्केप कर सकती है। ठीक है, तो जो फोर्थ वाला स्टेटमेंट है वो कह रहा है इट हैज नेवर बीन यूज्ड बाय द गवर्नमेंट, तो ये भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने बताया इंडियन इकोनॉमी ने इतने सारे शॉक्स को ऑब्जर्व किए, तो कभी ना कभी तो इसको एस्केप किया ही गया होगा। एस्केप जो क्लॉज है उसके अंदर उसको यूटिलाइज किया गया होगा। तो इसका 1 भी गलत है, 2 भी गलत है, 3 भी गलत है, 4 भी गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, नॉन ऑफ द एबव। ठीक है, आई रिपीट, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको बेसिक्स आती है। अगर नहीं आती है तो आप कर देना कमेंट, अपन एक एक दिन में एक एक मेजर मेजर चंक कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो FRBM के अंदर 3 और डॉक्यूमेंट की बात होती है जो आप समझ लो। ठीक है, FRBM एक्ट ये कहता है कि बजट के साथ साथ आपको 3 और डॉक्यूमेंट देना है, 1 2 3। ठीक है, पहला जो डॉक्यूमेंट है उसका नाम है मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। आई रिपीट, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। दूसरा जो है वो है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। और तीसरा जो है वो होता है आपका फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट। ठीक है, ये याद रखना कि ये किस एक्ट के अंदर आते हैं, तीनों FRBM एक्ट के अंदर किसके साथ आते हैं, बजट के साथ साथ। अब ये कह रहा है कि जो मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट है उसमें एक 3 ईयर रोलिंग टारगेट आता है। उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, देखो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे, अगर हमें बेसिक पता है ना कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, फिर मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, फिर हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट होता है एक्सटर्नल सेक्टर, ये सब आप लोग जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो या फिर जब यूपीएससी की इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो आपको ये सारे चीज पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर ऑप्शन देखोगे तो आपको इसमें से एक ये ऑप्शन अटपटा दिखेगा कि करंट अकाउंट डेफिसिट, ये हमने कभी फिस्कल पॉलिसी में नहीं पढ़ा, ये जनरली एक्सटर्नल सेक्टर में पढ़ते हैं। तो 2 वाला ऑप्शन हमने काट दिया और हमको आंसर मिल गया कौन सा, सी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट आपसे नहीं किया जाता है कि आपको सब चीज आए, बट हाँ जो आता है उसको यूज करके आप सही आंसर तक पहुंच जाओ। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होगा तुम बोल देना, जब इसका सेकंड पार्ट लाऊंगा तो मैं उस क्वेश्चन को भी एक्सेप्ट मतलब फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखो, अब अगला कॉन्सेप्ट है मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। डेफिसिट क्या होता है, डेफिसिट का हिंदी में मीनिंग होता है घाटा। ठीक है, अब इसको मोनेटाइज करने का क्या मतलब है कि मतलब आप घाटे की भरपाई कर रहे हो। अब गवर्नमेंट की घाटे की भरपाई करने की जिम्मेदारी किसकी है, आरबीआई की है। ठीक है, बट ये कब तक थी, ये मोटा मोटी 1997 के पहले तक थी। 1997 में वेज एंड मीन्स एडवांस आया। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना वेज एंड मीन एडवांस क्या होता है, पिछले एक साल से बहुत न्यूज में था। उसके बाद 2003 में जब FRBM एक्ट आता है तो ये एक्ट मना कर देते हैं आरबीआई को, भैया अब आप सरकार को पैसे छाप कर नहीं दोगे। ठीक है, पैसे छाप कर नहीं दोगे। ठीक है, बट उसमें भी उसने एक क्लॉज लगा दिया कि अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है तो आप चाहो तो दे सकते हो। बट जो 1997 के पहले ये एक रेगुलर एक्सरसाइज था उसको FRBM एक्ट ने मना कर दिया। ठीक है, दूसरा बात देखो ये कैसे होता है, जैसे ये आरबीआई है, ये आरबीआई है और ये गवर्नमेंट है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला आरबीआई को, हमको चाहिए पैसे, तो आरबीआई ने क्या किया, ये पैसे छापे और गवर्नमेंट को दे दिया। तो ये नॉन डेप्ट फाइनेंसिंग है ना, ये वापस सरकार थोड़ी ना करने वाली है आरबीआई को। ठीक है, तो मोनेटाइजेशन ऑफ डिपॉजिट कैसा होता है, नॉन डेप्ट फाइनेंसिंग होती है, मींस इसमें कोई डेप्ट, कोई उधार क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, और ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि FRBM एक्ट ने मना करके रखा था। तो 5 का आंसर क्या होगा, सॉरी 4 का आंसर क्या होगा, 4 का आंसर होगा आपका सी, बोथ 1 एंड 2। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये पूछ रहा है कि भैया ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है। ट्रांसफर पेमेंट सिंपल मीनिंग, नाम पे मत जाना, नाम बस कंफ्यूजिंग है, बाकी कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसमें होता है पेमेंट ऑफ मनी विदाउट डूइंग एनी वर्क, मतलब हमने कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, हमने कोई गुड्स और सर्विस नहीं प्रोवाइड किया, बट हमें पेमेंट मिला। ऐसा इंडिया में होता है क्या, हाँ होता है। हम सबने वृद्धा पेंशन योजना के बारे में सुना होगा।
ठीक है, हम सबने विधवा पेंशन के बारे में भी सुना होगा। ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता देती हैं, वो भी अपना क्या है, ये सारे जो मैंने नाम लिया आपके सामने, चाहे वो विधवा पेंशन हो या वृद्धा पेंशन हो, उस सब के वो सब डायरेक्ट पेमेंट होता है ना, उसके बदले हम और आप गवर्नमेंट के लिए कोई काम करने थोड़े ना जाते हैं। ठीक है, तो मतलब ट्रांसफर पेमेंट वैसा पेमेंट होता है जिसमें जो बेनिफिशियरी है वो कोई गुड्स और सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। तो पहला स्टेटमेंट है अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। अगर मैं बेरोजगार हूँ, ठीक है, तो मैं बेरोजगार हूँ तो सरकार ने मुझे पैसा दे दिया, तो दे दिया, बट मैंने कोई काम थोड़े ना किया, तो ये ट्रांसफर पेमेंट में आएगा। हाँ जी, बिल्कुल आएगा। सिमिलरली वर्क इंजरी ट्रांसफर, ये भी आता है। ठीक है, मैंने कोई काम थोड़े ना किया, अब मुझे चोट लगी, मैं बैठा हूँ, मुझे पैसे मिल रहे हैं, मजे ले रहा हूँ। थर्ड वाला स्टेटमेंट देखना, मनरेगा वेज, ना जी ना, इसमें अपन काम करते हैं 100 दिन, फिर हमें पैसे मिलते हैं। तो 3 ना होगा, 1 और 2 होगा। इसका आंसर 5 का आंसर हो गया बी बेटा। ठीक है, कोई क्वेश्चन में दिक्कत होगा दोबारा पूछ लेना, शर्माने की बात बिल्कुल भी नहीं है। अब थोड़ा सा ये डाटा वाले क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, ये एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी इनकी रहती है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है कि ये 4 डाटा इसने दिया है, आप बताओ कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इनके क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। आपको ऐसा डाटा याद नहीं रखना है, परसेंटेज याद नहीं रखना है, बट मैंने बजट से छाप के लाया है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो 20% होता है, डिफेंस जो है वो 8% के आसपास है। ठीक है, उससे उसी के आसपास 8% के आसपास आपका सब्सिडी है, और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है ये 14% है। यानी सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा है आपका इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, 14 है, यानी आपका 4 और 1, ये आंसर हो गया सही। देखो मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत लिमिटेड नॉलेज के साथ, अब मुझे एकदम एक्यूरेट नहीं याद था कि 2 और 3 में कौन सा ज्यादा है कौन सा कम, बट हाँ मुझे ये पता था कि सबसे ज्यादा कौन है उसके बाद कौन है, तो मेरा ऑप्शन निकल जाएगा। यूपीएससी के ऑप्शंस भी ऐसे ही फिक्स किए जाते हैं, बहुत ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप सही क्वेश्चन तक, सही आंसर तक पहुंचो। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या कह रहा है, इसने 4 टैक्स दिए हैं। अब ये पूछ रहा है कि भैया बताना इसमें से कौन सा टैक्स का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। अगेन बजट से उठाया हुआ क्वेश्चन है। 15% जीएसटी है, इनकम टैक्स जो है वो हमारा 14% है, कस्टम है हमारा 6% के आसपास, कॉर्पोरेशन टैक्स अपना 13% के आसपास है। यानी सबसे ज्यादा जीएसटी, जीएसटी के बाद अपना इनकम टैक्स, फिर अपना कॉर्पोरेशन टैक्स, और फिर अपना लास्ट में क्या आता है, कस्टम। यानी 3 4 1 3 4 1 और 2, यानी 7 का आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। ठीक है, मेरे पास कुछ कुछ अच्छे स्क्रीनशॉट है, मैं आपको ये लेक्चर खत्म होने के बाद ग्रुप में भेज दूंगा, आप इन सबको देख लेना। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पिछले पब्लिक डेब्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये पढ़ के रखा होगा, और तभी टेस्ट पेपर को आप सब अपीयर हो रहे हैं आप लोग इस टेस्ट पेपर में। ठीक है, तो सबसे क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखते हैं। नॉट करेक्ट होता है ना, नॉट करेक्ट होता है तो आंखें चौड़ी हो जानी चाहिए और कंसंट्रेशन दुगना हो जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में तो गलती बिल्कुल मत करना कि नॉट करेक्ट पूछ रहा आपने करेक्ट मार के आ गया, ये तो मतलब पाप हो जाएगा आपसे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान से चलते हैं। ये पूछ रहा है कि स्टेटस पेपर ऑन गवर्नमेंट डेब्ट जो है, इसके बारे में बताओ कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है। सबसे पहली बात, स्टेटस पेपर ऑन गवर्नमेंट डेब्ट इज बीइंग रिलीज सिंस 2004-5, गलत बात है। ये अभी 9th एडिशन रिसेंटली आया था, ये 2010 और 11 मतलब 2011-12 की ये इनिशिएटिव है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, तो गलत है तो ये ऑप्शन में होना चाहिए ना, तो 3 नहीं होगा। ठीक है, बाकी देखो, द शेयर ऑफ शॉर्ट टर्म डेब्ट टू द टोटल डेब्ट रिमेन्स हाई। अच्छा, थर्ड, द डेब्ट इज लार्जली राइज थ्रू फिक्स कूपन इंस्ट्रूमेंट। देखो सबसे पहली बात, डेब्ट जो होता है वो 2 टाइप का होता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। ठीक है, शॉर्ट टर्म जो होता है वो, लॉन्ग टर्म जो होता है, इंडियन इकोनॉमी में अगर आप बहुत प्रिसाइज होकर बात करोगे, जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म डेब्ट, और ये अच्छी बात होती है। ठीक है, ये सस्टेनेबिलिटी शो करती है किसकी, आपकी इकोनॉमी की। तो 2 वाली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। ठीक है, बाकी हमने देखा है, आप सबको मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबने ये गवर्नमेंट बिल, ट्रेजरी बिल के कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। ठीक है, मैंने आरबीआई के साइट से मेरे पास नोट्स है, मैं आपको वो स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, आप उसको एक बार पढ़ लेना, बहुत सारी नई नई बातें सीखने को मिलेगी। और इकोनॉमिक्स में कई बार ऐसा क्या होता है ना कि वो लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट के साइट से ही वो डाटा उठा लेते हैं या कोई लाइन उठा लेते हैं और उसको उससे क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं, तो अपन प्रिपरेशन भी वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है कि हाँ हमने देखा है कि टीबीएल के द्वारा
टी बिल के द्वारा या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के द्वारा क्या किया जाता है, डेब्ट को राइज करने की कोशिश होती है। ठीक है, तो 8 का क्या आंसर होगा, 8 का ये है तो सही है, तो 3 सही है, 1 और 2 गलत है, तो आंसर क्या होगा इसका, बी आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं ये क्वेश्चन नंबर 9। चलो देखो इसको भी बता रहा हूँ कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर की बात है। ठीक है, पहला वाला स्टेटमेंट कर रहा है कि खादी हैज बीन गिवन अ सेपरेट एचएस कोड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। ठीक है, एंड एचएस नोमेनक्लेचर इज डेवलप्ड बाय द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ी सी दिमाग लगाते हैं, मान लेते हैं मुझे क्वेश्चन नहीं आता, मैंने आज तक 7-8 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग और मिनिस्ट्री ऑफ और ये वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन रेगुलर बेसिस पे इंटरेक्ट करते हो। हमारे पास एक मिनिस्ट्री है, कौन सी मिनिस्ट्री है बताओ, मिनिस्ट्री ऑफ, जल्दी बताओ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। ठीक है, वो सारी ऐसी ऐसी चीजें दिखती हैं। ठीक है, तो ये 1 और 2 तो एक साथ नहीं होना चाहिए, 1 एंड 2 एक साथ नहीं होगा तो क्या होगा, फिर ये वाला ऑप्शन तो कट गया, ये वाला ऑप्शन कट गया, और 2 और 3 और 4 देखते हैं। तो बस इतना समझ जाना बेटा, एचएस कोड क्या है, एचएस कोड एक ऐसा कोड है जिसको वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है। ये एक 6 डिजिट कोड है जो क्या है, किस में हेल्प करेगा, मतलब फास्ट कस्टम क्लियरेंस में इसको हेल्प मिलता है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है, चलो। और ये बात और ये याद रख लेना कि इसमें जीएसटी का जो इनवॉइस आता है आपके पास, उसमें एचएस कोड का मेंशन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ये मस्ट है, बट फिर भी ये स्टेटमेंट सही है। तो जो आपको वो सब बताया गया ना कि मस्ट और या फिर बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव स्टेटमेंट लगे तो उसको गलत करके आना, ऐसा हर जगह नहीं होता। तो प्लीज़ अगर ऐसे ट्रिक्स की आप यूज़ भी करते हो तो थोड़े से दिमाग लगा के उसको करना। एक थोड़ा सा इसको अच्छे से एग्जाम्पल देके समझा दे रहा हूँ। पेपर में इस एग्जाम्पल को कवर किया गया था कि मान लो कोई एक आइटम है, उसका कोड 0804.30 हो, तो इस कोड के हिसाब से जो कस्टम ऑफिसर है ना वो समझ जाएगा कि ये प्रोडक्ट है क्या। जैसे ये पहला 2 डिजिट जो होता है वो चैप्टर बताता है, दूसरा जो होता है वो हेडिंग बताता है, और तीसरा जो होता है सब हेडिंग बताता है। ठीक है, जैसे मान लो कि फूड है और यहाँ पे वेजिटेबल है और यहाँ पे आपका मान लो कि पपाया है। ठीक है, तो इस वाले नंबर से पता चल जाएगा, अच्छा ये पपाया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है तो कस्टम क्लियरेंस में तेजी आती है। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह भी बढ़ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बजट में इसको बहुत बेहतरीन ढंग से कवर किया गया था। ठीक है, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो सबसे पहली बात, कोई भी बिजनेस साइकिल जो होता है वो स्टैटिक नहीं होता। पहले वो राइज करेगा, फिर एक रिसेशन का दौर आएगा, ठीक है, फिर डिप्रेशन में जाएगा, और फिर क्या करेगा, फिर ऊपर उठेगा, फिर ये एक्सपैंड करेगा, ये पीक पे जाएगा, ये यहाँ पे ट्रफ पे जाएगा, ये जो है डिप्रेशन है, ठीक है, ये जो है रिसेशन है, और यहाँ पे फिर ये एक्सपैंड करेगा, और यहाँ पे ये जो फेज है ये क्या है, ये रिकवरी का फेज है, देखो तो ये अपना बिजनेस साइकिल है। अब क्वेश्चन ही में ये कह रहा है कि काउंटर साइक्लिक अप्रोच क्या होगा जब इकोनॉमी बूम कर रही है। लेट मी चेंज द कलर प्लीज। जब इकोनॉमी बूम कर रही है तो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बट जब ये ग्राफ नीचे जा रहा है, जब ये डिप्रेशन का पीरियड है, जब ये रिसेशन का पीरियड है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसा अप्रोच लाना चाहिए कि ये जो साइकिल है वो पलट जाए। ठीक है, इस वाले एफर्ट को, मतलब जब इकोनॉमी स्लो डाउन में है, जब डिप्रेशन में है इकोनॉमी, तो उसको बूस्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट का अप्रोच होता है उसको क्या कहते हैं, काउंटर साइक्लिक अप्रोच। और मैंने आपको बताया गवर्नमेंट के इनकम एक्सपेंडिचर वगैरह वगैरह जितने भी है उसको कौन सी पॉलिसी कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अगर रिसेशन जा रहा है बेटा, तो आप ये बताओ कि इसमें से कौन सा काउंटर साइक्लिक अप्रोच होगा, किसका, गवर्नमेंट का। सबसे पहला, रिड्यूसिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देखो नहीं, गवर्नमेंट रिसेशन के टाइम में पैसा ज्यादा खर्चा करती है, क्यों, ताकि डिमांड बढ़े, ठीक है, लोगों के पास पैसा पहुंचे और लोग पैसे को खर्च करें और इकोनॉमी फिर से ग्रो करे। दूसरा वाला स्टेटमेंट, रिड्यूसिंग गवर्नमेंट टैक्स। अभी टैक्स रिडक्शन में क्या किया जाता है, गवर्नमेंट जब टैक्स रिड्यूस करती है तो जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके पास पैसे ज्यादा बचते हैं, पैसे जब ज्यादा बचते हैं तो वो उसको स्पेंड ज्यादा करते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। और ज्यादा अगर टैक्सेस कम हो जाएगा तो आपके पास पैसे ज्यादा होंगे तो आप खर्च ज्यादा करोगे। तो वन वाला स्टेटमेंट तो काउंटर साइक्लिक अप्रोच नहीं है। ठीक है,
सेकंड वाला स्टेटमेंट रिड्यूसिंग गवर्नमेंट टैक्सेस ये है, तो इसका आंसर बी होना चाहिए। आई रिपीट, अगर 1 to 10 में आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, अगर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट वीक रह गया है, चाहे वो फिजिकल पॉलिसी हो, मॉनेटरी पॉलिसी हो, इन्फ्लेशन हो या एक्सटर्नल सेक्टर हो, आप प्लीज हमें कमेंट कर देना, हम उस पर कुछ ना कुछ कर देंगे आपके लिए, ठीक है। एक और एडवाइस, ये जो क्वेश्चन की क्वालिटी है बहुत बेहतर है, राइट। मैं पिछले 4-5 साल से बहुत जगह पढ़ाया हूँ। मैं बस इतना कहूंगा कि आप अपने इकोनॉमिक्स की बेसिक्स को सही कर लो, ठीक है। और ये जो टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं ना, आपको टेस्ट को कर लो, बेसिक और टेस्ट कर लोगे ना, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप एटलीस्ट 80% ऑफ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन सही करके आओगे। और अगर आपने 2-3 सेक्शन सही कर दिए ना, इकोनॉमी के, इन्वायरमेंट के, पॉलिटी के और हिस्ट्री के, तो और साइंस एंड टेक मान लो, ये 4-5 सेक्शन अगर आपने पीटी के दिन सही करके आ गए ना, तो मान के चलो कि आप में और मेंस में कोई अंतर नहीं है, मतलब आपके और मेंस में कोई खास दूरी नहीं है। तो ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट को बहुत दिल से पढ़ो, कोई भी डाउट आता है बहुत सारे क्वेश्चन पूछो, वी आर ऑलवेज रेडी टू रिस्पॉन्ड, ठीक है। बाकी मिलते हैं सेकंड पार्ट में, ठीक है। थैंक यू। हाँ जी, चलो जी शुरू करते हैं, राइट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का टॉपिक। अगर आता हो तो क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं आता है तो फिर नई दिक्कत होगी, ठीक है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है वो कॉज होता है क्यों, बाय द इंक्रीज ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पता नहीं, रिलेटिव इनइलास्टिक डिमांड सस्टेन द कॉस्ट ऑफ सस्टेन द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। देखो बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि इन्फ्लेशन क्या होता है, उसके बाद इन्फ्लेशन का कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पूछ रहा है। तो सबसे पहले इन्फ्लेशन समझ लो। इन्फ्लेशन जो तुम्हारा होता है वो होता है तुम्हारा जनरल राइज इन प्राइस, जनरल राइज इन प्राइस, राइट। ये दो टाइप का होता है बेसिकली, एक होता है कॉस्ट पुश, दूसरा होता है डिमांड पुल। डिमांड पुल, कॉस्ट पुश में क्या होता है, जैसे कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट किसकी बढ़ जाएगी, फॉर एग्जांपल जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट बढ़ जाए, जो लेबर काम कर रहे हैं उनका वेज बढ़ जाए, जिस लैंड पे आपकी इंडस्ट्री है उसकी रेंट इंक्रीज हो जाए, तो क्या हो रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जा रहा है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने के चलते क्या हो जाएगी, इन्फ्लेशन आ जाएगा उस आइटम में, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो डिमांड पुल होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि आपके पास पैसे बच गए, ठीक है, आपके पास पैसे बच गए या आपके पास पैसे बढ़ गए हैं, ठीक है। तो अब आप डिमांड ज़्यादा करोगे, डिमांड ज़्यादा करोगे, प्रोडक्शन तो उतनी लिमिटेड ही है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि प्राइस बढ़ जाएगी, राइट। आई होप कि आपको कॉस्ट पुश और डिमांड पुल इन्फ्लेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कॉस्ट पुस्ट इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये गलत है, क्यों, क्योंकि कॉस्ट पुस्ट इन्फ्लेशन में ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो लागत लगती है उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वाला पार्ट क्या है, ये यहाँ पे कवर होगा, कैसे, ऐसे समझ लो कि अगर गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स घटा दिया तो आपके पास जो पैसा होगा वो बढ़ जाएगा ना, तो पैसा बढ़ जाएगा तो आप डिमांड ज़्यादा करने लगोगे, तो ये डिमांड वाले सेक्शन के डिमांड पुल इन्फ्लेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। देखो दूसरा वाला लाइन जो स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स से कॉन्सेप्ट है प्राइस इलास्टिसिटी की। एग्जाम में माइक्रो इकोनॉमिक्स से कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट फिर भी समझने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है कि इन इलास्टिक डिमांड जिन आइटम्स का होता है वो सस्टेन कर जाते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को। बहुत टेक्निकल स्टेटमेंट है, कुछ समझ में नहीं आएगा, इसको ऐसे समझते हैं। देखो सर्टेन गुड्स ऐसे होते हैं जिनकी प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ता, डिमांड पर कोई खास असर नहीं पड़ता। जैसे मान लो कि मैं BMW की गाड़ी चलाता हूँ, ठीक है। अब BMW की गाड़ी 1 लाख रुपए बढ़ भी गई तो क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं पोटैटो ले रहा हूँ और पोटैटो का कॉस्ट अगर 10 रुपये बढ़ गया तो हाहाकार मच जाता है ना, ठीक है। तो ये आपका कैसा है, ये आपका इन इलास्टिक आइटम है, ठीक है। तो ये सही है स्टेटमेंट कि जो रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड होता है वो सस्टेन कर जाता है क्या, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को, ठीक है। चलो जी, तो 1 गलत है, 2 सही है, तो इसका आंसर होगा बी।
ठीक है जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है बट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये 4 तरह के जो अनएम्प्लॉयमेंट दिया गया है इसको समझ लो। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वैसे अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें सर्टेन सीजन जो होता है, सर्टेन सीजन के टाइम जो इंडिविजुअल है वो अनएम्प्लॉयड रहता है। एग्जाम्पल कौन? एग्रीकल्चर लेबरर्स। सेकंड, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जब आप जॉब सर्च करते हो ना, जॉब सर्च के टाइम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तीसरा है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब? जो मेरे पास स्किल है प्लस जो जॉब है उसकी नेचर, जॉब में जो स्किल रिक्वायर्ड है उन दोनों के बीच के डिफरेंस के चलते क्या होता है, उसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जैसे ऐसे समझ लो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, बट मुझे ऑनलाइन पढ़ाने अगर नहीं आता तो जो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है ऑनलाइन टीचिंग में मैं उसका फ़ायदा नहीं उठा सकता, तो मैं किस कैटेगरी में चला गया? मैं स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड हूँ। ठीक है। तीसरा अंडर एम्प्लॉयमेंट, सबको पता है कि आपकी जितनी औकात है, जैसे आप पीएचडी होल्डर हो और आप क्लर्क की जॉब कर रहे हो, राइट, तो इस ये क्या है? ये मिसमैच है आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्लस जो एजुकेशन लेवल ऑफ द एम्प्लॉय है। अब देखो मिस्टर कॉरिडोर के पास चल जाते हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक टी शॉप खोला राजेंद्र नगर में। विंटर्स में बच्चे इनके पास नहीं आते, तो विंटर्स में ये 3 महीने तो इनकी छुट्टी है, पता नहीं कैसे बच्चे हैं, ठंड में चाय नहीं पी रहे हैं, ठीक है, तो 3 महीने इनकी दुकान बंद, तो ये एक तरह का सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। उसके बाद देखो कोविड के बाद इन्होंने कहा कि चलो अब चाय की दुकान बंद करते हैं, अब सीधे आईएएस की कोचिंग कराते हैं, मतलब टीचिंग पोजीशन पे अप्लाई किया इन लोगों ने। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, लूट लो आईएएस नाम था कोचिंग का, वैसे भी लूटते हैं, ठीक है। और फिर लूट लो आईएएस ने कहा कि अब 6 महीने वेट कीजिए, तो 6 महीने वेट कीजिए, तो जॉब सर्च, जॉब सर्च में कौन सा होता है बताओ? फ्रिक्शनल, फ्रिक्शनल। उसके बाद 6 महीने बाद उनको काम तो मिल गया लूट लो आईएएस में, बट फिर क्या हुआ? उनको फायर कर दिया गया। क्यों फायर कर दिया गया? बिकॉज जो जो स्किल्स चाहिए थे मिस्टर कॉरिडोर में वो स्किल्स नहीं थे, ऑनलाइन टीचिंग की जो स्किल चाहिए थी वो इनमें नहीं थी, तो जो स्किल नहीं है, ठीक है, और जो स्किल रिक्वायर्ड है उसके चलते जो डिफरेंस होता है वो होता है स्ट्रक्चरल। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था? इसका आंसर होना चाहिए 1 2 3, राइट, इसका आंसर होना चाहिए 1 2 3, तो इसका आंसर होगा ये 2। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछ रहा है मनरेगा के बारे में, ठीक है, चलो जी, एमजी नरेगा, ठीक है। ये कह रहा है एवरी पर्सन फ्रॉम रूरल एरिया हु वांट टू डू अनस्किल्ड वर्क इज इंटाइटल्ड फॉर एटलीस्ट 100 डे ऑफ ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगा और ये स्टेटमेंट बहुतों का सही नहीं हुआ होगा, ठीक है। रीजन क्या है? यहाँ पे एवरी पर्सन नहीं है, एवरी हाउस होल्ड है, ठीक है, ध्यान देना, एवरी हाउस होल्ड है, ठीक है। इनको यहाँ पे बस एवरी हाउस होल्ड कर लोगे ना तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ये स्टेटमेंट बस एक बार सुन लो, जो वेज फिक्स होता है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है एएल पे फिक्स किया जाता है। सीपीआई हम लोग आने वाले क्वेश्चन में ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है, वहां पे मैं आपको सारे बता दूंगा, सीपीआई रूरल अर्बन कंबाइंड जितनी है वो सारी समझा दूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रख लो। तो ये आपका जो 13 क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 गलत है, 2 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का बी बेटा, ठीक है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछ रहा है? निगेटिव इंटरेस्ट रेट, बड़ा खौफनाक सा टर्म लगा। इंटरेस्ट रेट क्या होता है? इंटरेस्ट रेट ये होता है कि ये बैंक है, ठीक है, इस बैंक में अगर आपने अपने पैसे डिपॉजिट कराए तो बैंक आपको क्या देगा? इंटरेस्ट रेट देगा, ठीक है, समझ में आया? ये इंटरेस्ट रेट का कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर आपने आज 100 रुपये जमा कराए तो बैंक आपको 1 साल बाद मान लो कि 10% इंटरेस्ट दे रहा है तो 110 रुपया देगा, ठीक है। ये तो हो गया इंटरेस्ट रेट। कितना इंटरेस्ट है? 10%। अब एक बात बताओ, अगर बैंक अपना इंटरेस्ट रेट घटा के 0% कर दे तो इसका ये मतलब है कि आपने जो 100 रुपये दिए थे वो 1 साल बाद भी आपको कितना मिलेगा? 100 रुपये, ठीक है।
अब और इसको नीचे ले जाते हैं, अगर बैंक अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो निगेटिव कर दे, मीन्स -5% कर दे, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर आप 100 रुपये जमा करते हैं, 100 रुपये आप डिपॉजिट करते हैं, तो आपके 5 रुपये कट जाएंगे, यानी आपको मिलेंगे 95 रुपीज़। ठीक है, क्लियर हुआ? निगेटिव इंटरेस्ट रेट समझ में आ गया। अब निगेटिव इंटरेस्ट रेट समझ में आ गया, अब ये क्यों किया जाता है ये ऐसे समझो। करने के पीछे रीजन ये होता है कि लोग पैसे को होल्ड ना करें, ठीक है, लोग पैसे को होल्ड ना करें, रैदर क्या करें, उसको खर्च करें, स्पेंड करें, पैसे को स्पेंड करें, ठीक है, पैसे को स्पेंड करें। और ये स्पेंडिंग से क्या होगा? इन्वेस्टमेंट ये बहुत टेक्निकल है, इसको बताऊंगा बहुत डिटेल में, ये थोड़ा डाउटफुल होता है, ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना, समझ में आएगा। ठीक है, देखो जनरली क्या होता है, जब अपनी इकोनॉमी स्लो होती है तो कोई इंडिविजुअल चाहता नहीं है पैसे खर्च करना, ठीक है, सब कुछ चाहता है कि पैसे बचा लिया जाए, बट ये इकोनॉमी के लिए बहुत खराब है। क्यों? क्योंकि इससे डिमांड कम हो जाएगी, जब डिमांड कम हो जाएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि बैंक्स और गवर्नमेंट मिलके क्या करते हैं, या बैंक्स क्या करते हैं कि निगेटिव इंटरेस्ट रेट रख देती हैं। निगेटिव इंटरेस्ट रेट में क्या होता है कि आपको पैसे आप बैंक में डिपॉजिट कर ही नहीं सकते, तो आप एट द एंड ऑफ द डे क्या करोगे? उसको खर्च करोगे। ठीक है, क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई होप निगेटिव रेट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अब चलते हैं इसके ऑप्शंस पे। ठीक है, ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था इस पूरे सीजन का। देखो, जब इंटरेस्ट रेट कम होगा, अभी अपन मान के चलते हैं कि इंटरेस्ट रेट क्या है? कम है, राइट। जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो जो अपना रुपीज है, ठीक है, वो फॉरेन करेंसी डॉलर की अपेक्षा इजिली अवेलेबल होगा, यानी रुपया क्या होगा? रुपया आपका कमजोर होगा, राइट, रुपया आपका कमजोर होगा। ठीक है, जब डोमेस्टिक करेंसी जो होती है वो अगर वीक होती है, डिप्रिसिएट होती है, या इसका डीवैल्यूएशन किया जाता है, तो जो अपने एक्सपोर्ट होते हैं बढ़ जाते हैं, राइट। तो निगेटिव इंटरेस्ट रेट अगर इसको और नीचे ले जाया जाए तो एक्सपोर्ट और बढ़ेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा? अपना एक्सपोर्ट प्रमोट होगा कि नहीं होगा? दूसरा देखो, इट इंक्रीज इन्फ्लेशन, इसको भी देखते हैं। जब निगेटिव इंटरेस्ट रेट है तो वी आर कंपेल्ड कि हम स्पेंड करें, ठीक है, यानी हम डिमांड बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा। थर्ड वाला पॉइंट को थोड़ा देर रोकते हैं, लास्ट वाले ऑप्शन पे चलो। डिपॉजिटर माइट नीड टू पे मनी टू बैंक्स फॉर कीपिंग देयर डिपॉजिट। सही है, यही तो कॉन्सेप्ट ही था निगेटिव इंटरेस्ट रेट का, कि आपको डिस्करेज किया जाता है कि आप बैंक्स में अपने पैसे नहीं रखें, उसको रैदर स्पेंड करें, ताकि जो स्लो डाउन है इकोनॉमी में ये वापस से रिवाइव कर जाए। एक कल के क्वेश्चन में मैंने आपको काउंटर साइक्लिक मेजर्स बताया था, उसमें मैंने इस साइकिल को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब देखो थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है ये थोड़ा डाउटफुल इसलिए हो जाता है बिकॉज जापान जैसी कंट्रीज ने निगेटिव इंटरेस्ट रेट को रखा, बट कोई खास इन्वेस्टमेंट में फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो इसमें से सबसे जो नॉट करेक्ट ऑप्शन है वो आपका क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। ठीक, तो 14 का आंसर है आपका सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 कह रहा है कि फूड इन्फ्लेशन को रोकने के लिए कौन से मेजर्स आपको लेने चाहिए। सबसे पहला मेजर है कि एक्सपोर्ट सब्सिडी ऑन ग्रेन्स। क्या एक्सपोर्ट सब्सिडी का क्या मतलब है? कि आप एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रहे हो, अब मुझे एक बात बताओ, कंट्री में खुद डिमांड कम है और आप बाहर भेज रहे हो उसको और डाइवर्ट कर रहे हो, तो उसकी और क्वांटिटी कम होगी ना, और क्वांटिटी कम होगी तो वो चीज़ और महंगी होगी। तो एक्सपोर्ट सब्सिडी तो आपको नहीं देना चाहिए, तो पहला ऑप्शन खत्म। अब बच गया ऑप्शन बी और डी। दूसरा है लोअरिंग द प्राइस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल। हाँ, ये सही है, अगर डीजल और पेट्रोल के प्राइस कम किए जाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगा, जिसके चलते प्राइस नीचे आ सकती है।
थर्ड ऑप्शन देखो, एंटी डंपिंग मेजर बाय द गवर्नमेंट। ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है? अगर आप एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हो तो आपकी जो आइटम आ रही है, जैसे मान लो मैंने बहुत सारा टोमेटो ला दिया, ठीक है। अब टोमेटो लाया और आपने उस पर टैक्स लगा दिया, तो ये टोमेटो तो महंगी होगी ना, ठीक है। तो ये वाला भी आइडिया सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो 3 नहीं होगा। आंसर क्या आएगा? बी, ठीक है। अच्छा, वैसे एक और बात, ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती है ना, मोस्टली गुड्स पे लगती है, खास करके चाइना के सेंस में अपन बहुत देखते हैं, ठीक है। जो उनके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं उसमें गवर्नमेंट आए दिन लगा देती है, खिलौनों पे लगाया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। चलो, क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। मतलब आपको रॉन्ग आंसर, रॉन्ग स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। तो ट्रेजरी बिल्स कांट बी इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सबसे पहले ट्रेजरी बिल क्या होता है यही देख लेते हैं। टी बिल्स जो होता है ये शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? शॉर्ट टर्म डेप्ट मतलब उधारी, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट है, कौन इशू करता है इसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कितने दिनों के लिए की जाती है? शॉर्ट टर्म है तो लेस देन एन ईयर, तो इसका 91, 182 और 364 डेज होता है मैच्योरिटी पीरियड, ठीक है। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, बट हाँ इसको इशू कैसे किया जाता है? एट अ डिस्काउंट रेट, एट अ डिस्काउंट रेट। कहने का ये मतलब है, अगर ये मेरा 100 रुपए का टी बिल है ना, 100 रुपए का टी बिल है ना, तो इसको डिस्काउंट रेट यानी 20 रुपए कम करके 80 रुपए पे आपको दे दिया जाएगा, और 5 साल बाद आपको कितना मिल जाएगा? जो इसका फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपीज। समझ में आया? टी बिल समझ में आया? एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से एक्सप्लेन करते रहूं, ध्यान से सुन लो, ठीक है। ये एक शॉर्ट टर्म है, रिपीट, शॉर्ट टर्म है। मैच्योरिटी पीरियड कितने दिन? 91, 182, 364। कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब करती है? जब उसको शॉर्ट टर्म डेप्ट चाहिए होता है। डेप्ट मतलब क्या होता है? कर्जे, ठीक है, उधार चाहिए होता है, ठीक है, ठीक है, उधार चाहिए होता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है क्या इशू कर देती है? टीवी इशू कर देती है, और फिर आरबीआई क्या करता है? उसको पैसे पकड़ा देती है, ठीक है। चलते हैं जी। तो टी बिल्स कांट बी इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है। आरबीआई के साइड पे यहाँ पे लिखा जाता है टी बिल्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इशू करती है, तो ये तो गलत हो गया। दे आर प्रेजेंटली इशूड इन 3 टेन्योर 91, 182, 364, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो 2 तो नहीं होगा, 2 नहीं होगा, और 1 होगा, तो ये 2 ऑप्शन कट गया। थर्ड वाला स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है। थर्ड वाला स्टेटमेंट आपसे कह रहा है इशू ऑफ न्यू डेटेड सिक्योरिटीज और जी बॉन्ड्स विल इंक्रीज द इन्फ्लेशन। कहने का ये मतलब है कि अगर आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, रुकना। थर्ड वाला स्टेटमेंट देखते हैं, ये कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को अगर इशू किया जाएगा तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। समझते हैं, देखो, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट में लाया जाता है, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं? लोग अपने पैसे को इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर देते हैं, और मार्केट से लिक्विडिटी कम होती है, मार्केट से लिक्विडिटी कम हो जाती है। तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी यानी पैसा कम हो जाएगा, पैसा कम हो जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगा। यानी आप इस मेथड से क्या कर सकते हैं? इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हो। तो विल इंक्रीज द इन्फ्लेशन, ये तो गलत है ना स्टेटमेंट। थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है, 1 वाला स्टेटमेंट गलत था। तो 14 का आंसर क्या होना चाहिए? नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो सी। ट्रेजरी बिल आपको समझ में आ गया। ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कितने दिन के लिए? शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। 91, 182 और 364 इसका क्या है? मैच्योरिटी पीरियड है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 17। एसएलआर का कॉन्सेप्ट है। एसएलआर के कॉन्सेप्ट से पहले आप बस थोड़ा सा ये समझ लो, ये आपका बैंक है, ठीक है। बैंक में आपने क्या किए? पैसे डिपॉजिट किए। आपने क्या किया? पैसे डिपॉजिट किए। तो आपने जो पैसे डिपॉजिट किए ना, वो बैंक के लिए क्या है? लाइबिलिटी, ठीक है, लाइबिलिटी है। बैंक इस पैसे को अपने पास तो रखेगा नहीं, तो उसको क्या करेगा? आगे लोन के फॉर्म में जनता को दे देगा। तो ये जो जनता को लोन मिला ना, ये बैंक के लिए क्या है? असेट है,
ठीक है। मान लो कि आपने 100 रुपए बैंक में जमा कराए, ठीक है, तो बैंक आपको रिटर्न में क्या देगा? मान लो कि 5% का इंटरेस्ट दे रहा है तो 105% देगा ना, सॉरी मतलब 105 रुपये देगा ना। और बैंक को जो आपने 100 रुपया दिया, वो उन 100 रुपए को इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा एज ए फॉर्म ऑफ लोन। क्लियर है? एज अ फॉर्म ऑफ लोन। ठीक, अब आगे चलो। अगर ये जो लोन डिस्ट्रीब्यूट किया गया था 100 रुपए का, अगर बैंक के पास ये वापस नहीं आता है, तो फिर ये जो बैंक है वो डी को कैसे देगा? ये जो आपने डिपॉजिट किया था, आपको मिलेगा पैसा? नहीं मिलेगा। तो आपके इंटरेस्ट को बचाने के लिए आरबीआई ने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, जैसे सीआरआर आपने सुना होगा, जिसको कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। एक होता है एसएलआर होता है, एक आपका सीएआर होता है। ये तीनों कॉन्सेप्ट आज वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, आज के डिस्कशन में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। एसएलआर क्या होता है? एसएलआर होता है बेटा, जो अपना नेट डिमांड एनडीटीएल होते हैं ना, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, ठीक है, उसका सर्टेन परसेंटेज जो होता है, सर्टेन परसेंटेज जो होता है, वो बैंक सीआरआर और एसएलआर के फॉर्म में खर्च नहीं कर सकता है। सीआरआर किसके पास होता है? ये होता है आरबीआई के चेस्ट में। और ये जो एसएलआर होता है, वो बैंक के पास होता है खुद। बैंक खुद अपने तिजोरी में इस पैसे को रखती है, बट इसको बैंक खर्चा नहीं कर सकती है। और ये जो सीआरआर होता है, ये कैश रिजर्व रेशियो होता है, यानी किस फॉर्म में होगा? कैश के फॉर्म में होगा। बट जो अपना एसएलआर होता है, वो किसके किसके फॉर्म में होता है? देखना, सबसे पहला कैश के फॉर्म में तो होगा ही, दूसरा गोल्ड के फॉर्म में होता है, तीसरा आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में होता है, ठीक है, ठीक है, और चौथा आपका है कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आरबीआई कह दे। कल को आरबीआई कह दिया कि ये फला जो डेरिवेटिव है वो भी एसएलआर का पार्ट होगा, तो हाँ जी हो जाएगा उस दिन से। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं। एसएलआर कैश के फॉर्म में होता है। ट्रेजरी बिल क्या होता है? मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। तो क्या टी बिल जो होते हैं एक तरह के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, तो क्या इसको आप मानोगे कि एसएलआर में आएगा? हाँ जी बिल्कुल आएगा। एसडीएल स्टेट डेवलपमेंट लोन ये भी होता है, हाँ ये भी स्टेट गवर्नमेंट का एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, तो इसको भी माना जाता है। और चौथा एनी इंस्ट्रूमेंट एज नोटिफाइड बाय आरबीआई। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 2 3 4, यानी आंसर होगा डी। ठीक है, अब चलते हैं अपने 18वें क्वेश्चन की तरफ, जिसका टॉपिक क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? देखो, इन्फ्लेशन मेजर करने के दो तीन इंडेक्स होते हैं। एक होता है सीपीआई, एक होता है डब्ल्यूपीआई, ठीक है, और एक आपका होता है जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, अभी अपना कंसंट्रेशन केवल और केवल सीपीआई पे रखते हैं। जैसा कि सीपीआई का फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब ये एक ऐसा इंडेक्स है जो हमें बताएगा कि कंज्यूमर को क्या प्राइस पड़ रही है एक बास्केट ऑफ गुड्स की, एक बास्केट ऑफ गुड्स की। ठीक है, इसको रिलीज कौन करता है? सीपीआई को रिलीज करता है एनएसओ, ठीक है, जो मॉस्फी के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। सीपीआई जो होता है वो आपका बहुत तरह का होता है। जैसे हमारे पास एक होता है सीपीआई आईडब्ल्यू यानी इंडस्ट्रियल वर्कर, दूसरा होता है सीपीआई एएल यानी एग्रीकल्चरल वर्कर, तीसरा होता है रूरल लेबरर्स के लिए, और दो तीन और सीपीआई होती है। एक होती है सीपीआई रूरल, एक होती है सीपीआई अर्बन, और एक होता है सीपीआई कंबाइंड। ठीक है, फिर से रिपीट कर दो। सीपीआई ये बताता है कि कंज्यूमर के पास, लेट मी चेंज द कलर प्लीज, कंज्यूमर को प्राइस में कितना चेंज आ रहा है, कितना इन्फ्लेशन आ रहा है, या उसकी प्राइस कम हो रही है या बढ़ रही है। कितने टाइप का होता है? सीपीआई आईडब्ल्यू, सीपीआई एएल, सीपीआई आरएल, और सीपीआई रूरल, अर्बन और कंबाइंड। ठीक है, तो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर का, एग्रीकल्चरल लेबर का और रूरल लेबर का कौन अनाउंस करता है? ये अनाउंस करती है आपकी लेबर ब्यूरो। और ये तीनों जो है वो कौन करता है? वो आपका करता है एनएसओ। ठीक है, अब जी आगे चलते हैं। अब इसका टेबल जो मैं आपको बनाने जा रहा हूँ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखना। ठीक है, डाटा थोड़ा बहुत पुराना हो सकता है, बट उसमें बहुत ज्यादा रोने का जरूरत नहीं है। सबसे पहले सीपीआई रूरल यहाँ पे
फॉलोड बाय सीपीआई अर्बन। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको आइटम्स लिख देता हूँ। सबसे पहला आता है फूड, कलर चेंज कर लेते हैं अच्छा लगेगा, फूड एंड ब्रिवरेजेस, फिर आपका पान एंड टोबैको, ठीक है, फिर थर्ड में आपका क्लॉथिंग, फिर हाउसिंग, फिर फ्यूल एंड लास्ट में आपका मिसलेनियस। बड़ी इंटरेस्टिंग है भाई। ठीक है, सबसे पहले फूड। फूड जो होता है वो 34% के आसपास रूरल में होती है, अर्बन में ये 36% के आसपास चल जाती है। पान एंड टबैको 3.2 है, क्लॉथिंग आपका 7.36 के आसपास है। हाउसिंग बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, एग्जाम में पूछता है और पूछ भी सकता है। रूरल में हाउसिंग कितनी का प्रोपोर्शन कितना है? 0। क्यों? क्योंकि ये अज्यूम किया जाता है गांव में सबके घर होते हैं, बट अर्बन में ये बहुत इंपॉर्टेंट चंक है। घर में कितना है प्रोपोर्शन? 21.67 के आसपास। क्लियर है? वैसे ही फ्यूल का 8 के आसपास है, बाकी मिसलेनियस आपका 27.26 के आसपास है। ये मैंने इन सारे आइटम्स के आपको क्या बताएं? कंट्रीब्यूशन बताएं। ठीक है, सीपीआई रूरल और सीपीआई अर्बन में। क्लियर है? एक बात और बता रहा हूँ, इस डाटा को बहुत ज्यादा याद मत करना, बट हाँ ये देख लो किसमें 0 है, कौन कहाँ पे मैक्सिमम है और मिनिमम है। तो सीपीआई रूरल इज कैलकुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, पहला स्टेटमेंट गलत है, मैंने बताया, इसको एनएसओ ही रिलीज करता है। और ये रूरल लिबरल्स का कौन रिलीज करता है? लेबर ब्यूरो। हाउसिंग इंडेक्स की 0 इन सीपीआई रूरल, बिल्कुल सही बात है, गांव में सबके पास घर होता है। थर्ड जो स्टेटमेंट है ये भी सही है आपका, कि फूड का जो कंट्रीब्यूशन होता है, फूड का जो वेटेज होता है वो मैक्सिमम होता है सीपीआई अर्बन में भी और सीपीआई रूरल में भी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2 और 3 यानी ऑप्शन डी। सीपीआई समझ में आ गया? सीपीआई एक इंडेक्स है जिससे कंज्यूमर के इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है, बहुत तरह का होता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चरल लेबरर, रूरल लेबरर, सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन और सीपीआई कंबाइंड। आप बस मुझे इतना बता देना कि सीपीआई का बेस ईयर क्या है सबका, नीचे कमेंट में, मुझे अच्छा लगेगा। क्लियर? चलो जी, अगला क्वेश्चन आपका सीआरआर को लेके है। सीआरआर, सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो यानी एक ऐसा रेशियो, एक ऐसा हिस्सा, ठीक है, जो आपको किसके फॉर्म में रखना है? कैश के फॉर्म में रखना है। और ये कहाँ रहता है? ये रहता है आरबीआई के पास। आरबीआई अपने तिजोरी में इसको रखती है। क्लियर है? और इस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ठीक है, चलो जी अब चलते हैं ऑप्शन के पास। द लॉ बिहाइंड सीआरआर इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये किसके अंडर है? ये है आपका आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन क्या है? सेक्शन 42 क्लॉज 1। ठीक है, इसके अंदर सीआरआर की बातें की गई है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। पहला ऑप्शन गलत होते ही हमारे पास बचे सी और डी। बैंक्स अर्न इंटरेस्ट ऑफ 4% विथ रिस्पेक्ट टू सीआरआर। नहीं, बैंक्स को क्या मिलता है? 0। बैंक अर्न नथिंग ऑन सीआरआर। इसको लेके जो एसबीआई की चेयरमैन थी, उन्होंने बहुत खूब हल्ला मचाया था कि आप तो बहुत सारे हिस्सा हमें लेंड ही नहीं करने दे रहे हो। ठीक है, आरबीआई से बहुत नाराज चलती थी। खैर एनीवे, इतना याद रखना कि सीआरआर पे आपका इंटरेस्ट कितना है, कितना आप अर्न करते हो? 0%। उसके बाद सीआरआर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, टी बिल एंड गोल्ड वेल्थ। सीआरआर इज ओनली इन द फॉर्म ऑफ कैश। नाम में ही कैश रिजर्व रेशियो है 4। सीआरआर इज मेंटेन्ड विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ ये सही है कि अपन सीआरआर जो है वो कहाँ पे रहता है? वो आरबीआई की तिजोरी में रहती है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 गलत, 2 गलत, 3 गलत, 4 सही। आंसर है इसका सी। तो 19 का आंसर सी हुआ। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 ये कह रहा है कि मिस्टर कॉरिडोर हैं, ये GS3 की क्लासेस ले रहे थे। कहाँ पे नहीं, इनको जाना है लबसना IAS कोचिंग में ले रहे थे। ठीक है, तो इकोनॉमी के टीचर ने उनसे कहा कि बेटा अभी क्या है, इकोनॉमी कैसी है? स्लो डाउन है। ठीक है, तो स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ यानी स्लो डाउन है। क्लियर? प्लस अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? हाई है। अनएम्प्लॉयमेंट
हाई है, तो ऐसे सिचुएशन को इकोनॉमिक्स में एक टर्म से किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन जहाँ पे इन्फ्लेशन है, जहाँ पे इन्फ्लेशन है और अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक ठीक है, मतलब अगर अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ इन्फ्लेशन आ जाए तो उस सिचुएशन को स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। दो तीन और टर्म है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहले इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन आपका होता है जनरल इंक्रीज इन प्राइस लेवल। प्राइस लेवल का क्या मतलब हुआ? जनरल इंक्रीज का मतलब क्या हुआ कि जो सारे आइटम्स है उन सब में क्या हो जाए, प्राइस बढ़ जाए। जैसे आटा भी महंगा, आलू भी महंगा, प्याज भी महंगा, फ्यूल भी महंगा, कपड़ा भी महंगा। तो ये सिचुएशन को क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर केवल एक आइटम का प्राइस बढ़ गया तो वो इन्फ्लेशन का पार्ट नहीं माना जाता है जनरली। दूसरा टर्म है आपका डिफ्लेशन। डिफ्लेशन ध्यान से समझना बेटा। डिफ्लेशन का मतलब ये है कि डिक्रीज इन प्राइस लेवल। डिक्रीज इन प्राइस लेवल यानी पहले 100 रुपए का मिलता था, अब वो 80 का मिलने लगा, फिर कुछ दिन बाद वो 60 का मिलने लगा, फिर 40 का मिलने लगा। तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? डिफ्लेशन कहते हैं, यानी प्राइसेस ही कम होने लगे। ठीक है। तीसरा जो टर्म है वो डिसइंफ्लेशन है। डिसइंफ्लेशन में क्या होता है? डिसइंफ्लेशन में क्या होता है, कलर चेंज कर लेता हूं। डिसइंफ्लेशन में ये होता है कि आपका रेट ऑफ इंक्रीज कम हो जाता है। रेट ऑफ इंक्रीज क्या होता है? कम हो जाता है, यानी जो इन्फ्लेशन का रेट है वो कम हो जाता है। जैसे ऐसे देखो, डिसइंफ्लेशन का क्या मतलब है कि रेट कम हो जाए ना। रेट कैसे कम होगा? जैसे आज 100 रुपए की चीज थी, कुछ दिन बाद वो हो गया कितना, 110 का, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिला? 10% का, मतलब 10% इंक्रीज है। अगर ये फिर 120 का हो जाएगा तो ये इंक्रीज कितना हुआ? ये इंक्रीज होगा 9 पॉइंट समथिंग का। उसके बाद फिर ये आगे 130 के आसपास हो गया तो ये 8.6 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, ये ऊपर ऊपर कैलकुलेट कर रहा हूँ इसको, मतलब दिल पे मत लेना इस कैलकुलेशन को। तो आप देख रहे हो ना कि प्राइसेस अभी भी बढ़ रही हैं, प्राइसेस बढ़ रही हैं, बट फिर भी जो रेट है वो क्या हो जा रहा है? वो रेट कम है। तो इस सिचुएशन को क्या कहेंगे? जब प्राइसेस बढ़े बट रेट कम रहे तो उसको डिसइंफ्लेशन कहेंगे। तो ये तो डिसइंफ्लेशन नहीं है। डिफ्लेशन मैंने बता दिया कि इन्फ्लेशन का सीधा उल्टा ही, यानी प्राइसेस ही क्या हो जाए? कम हो जाए। स्टैगफ्लेशन बता दिया जब आपके पास इन्फ्लेशन भी होगा और अनएम्प्लॉयमेंट भी होगी, उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। और ये बहुत खराब होती है, मतलब डेवलपिंग कंट्री की तो हालत खराब हो जाती है और सरकारें पलट जाती है महंगाई के चलते। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि विच मिनिस्ट्री पब्लिशेस द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। अब इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस याद कर लो कौन सी मिनिस्ट्री है। वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स रिलीज करती है। ये एक्चुअली एनुअल रिपोर्ट है। कब से आ रही है? 2017, अप्रैल 2017 से ये रिपोर्ट हर साल आती है। कौन रिलीज करता है इसको? एनएसओ करता है, जो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर है? मॉस्फी के अंदर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टूल्स यूज्ड बाय आरबीआई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन? सबसे पहला पब्लिक इन्वेस्टमेंट, नहीं, ये आंसर नहीं होगा। सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स लॉ, ये आरबीआई का काम नहीं है, ये गवर्नमेंट जनरली करती है। ये दोनों काम, पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी और आपका सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स लॉ भी, कौन काम करेगा? फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है ये सारी चीजें। ये लास्ट के जो दो ऑप्शन है, ओपन मार्केट ऑपरेशन और रिवर्स रेपो रेट एंड रेपो रेट, इसको समझना जरूरी है। सबसे पहले ओपन मार्केट ऑपरेशन समझ लो। ओपन मार्केट ऑपरेशन ऐसे समझो, एक सेकेंड, हाँ, ओपन मार्केट ऑपरेशन ऐसे समझो कि मान लो कि ये आपकी कंट्री है, ठीक है, और यहाँ पे लिक्विडिटी बढ़ गई, लिक्विडिटी इंक्रीज हो गई। लिक्विडिटी इंक्रीज होने का क्या मतलब है? मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाना, मतलब सबके पास पैसे आ जाएंगे। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? इन्फ्लेशन हो जाएगी ना, इन्फ्लेशन हो जाएगी। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आरबीआई क्या करता है? आरबीआई बीच में कूदता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट लेके? ओपन मार्केट ऑपरेशन को। इसमें क्या करती है आरबीआई? आरबीआई क्या करती है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू कर देती है।
अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू होते ही जो इन्वेस्टर हैं इनकी आंखें चौड़ी होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत सिक्योर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो सारे लोग आरबीआई के पास जाएंगे, बोलेंगे भैया ये हमारा पैसा पकड़ो, ये हमारा पैसा पकड़ो, ये हमारा पैसा पकड़ो, ये हमारा पैसा पकड़ो, और हमें बदले में ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे दो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे दो। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आरबीआई ने एक कागज का टुकड़ा, एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी पकड़ाकर आपसे बहुत सारे पैसे अपने पास रख लिए, यानी मनी सप्लाई क्या हुई, कम, यानी आपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया। सिमिलरली उल्टा, अगर आपको लिक्विडिटी घटानी है, जैसे इसमें तो घटानी थी, इन्फ्लेशन को कम करनी थी, अगर आपको मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि काम करो, ये सब एक काम करो, मुझे जी से वापस दे दो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वापस दे दो और अपने पैसे ले जाओ, तो ये लोगों के पास पैसा पहुंच जाएगा। समझ में आ गया? ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? देखो बहुत डिफिकल्ट होता है टेस्ट सीरीज में इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना, रीजन बिंग इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल और टेक्निकल सब्जेक्ट है, बट बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो अगर आपको इकोनॉमिक्स से किसी पार्ट में दिक्कत आ रही है तो आप उसको बना दो, हम लोग उसका कुछ ना कुछ जरूर मतलब सॉल्यूशन ढूंढ लाएंगे, चाहे आपको फिजिकल पॉलिसी में प्रॉब्लम होती है या मॉनेटरी पॉलिसी में प्रॉब्लम होती है या मार्केट के कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत होती है या पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स ही आपकी चौपट है, तो आप बता दो, हम लोग उसका कुछ ना कुछ उपाय कर देंगे। बट टेस्ट में मैं जितना बता रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट दिया जाए। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट से आप सीखो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप बेझिझक पूछ सकते हो, मैं किसी भी चीज़ को 3 बार 4 बार 5 बार भी बता सकता हूँ। क्लियर? तो 3 तो ऑप्शन में होगा ना, 3 ऑप्शन में होगा, 1 और 2 नहीं होगा, 1 और 2 नहीं होगा, 3 होगा, तो ऑप्शन इसका क्या आ गया, 22 का आंसर है सी। अब ये रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, ये अपन आगे जो बैंकिंग के क्वेश्चंस देखेंगे तो वहां पे इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप कि आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन समझ में आ गया। देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन से एक मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है एमएसएस का, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम का, ये भी किसी आगे वाले क्वेश्चन में कवर कर लेंगे। अभी टर्म्स बस सुनते चलो, अपने स्कोर्स जरूर बताना कि टेस्ट में किसके 10 से हुए, 20 से हुए, 40 से हुए और किसने कितना सीखा। ठीक है, और देखो इन टेस्ट्स को रिवाइज कर लो, क्योंकि जिस दिन तुम लोग एग्जाम देके आओगे तुम लोग को लगेगा कि इकोनॉमिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट टेस्ट पेपर से डायरेक्टली आएंगे, क्योंकि हमने सारी बेसिक्स कॉन्सेप्ट को कवर कर रखी है इसमें। क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, 23 कह रहा है कि जो WPI होता है आपका, WPI जो होता है वो बेहतर इंडिकेटर है किसका, इन्फ्लेशन मेजर करने का, विद कंपेयर टू CPI एंड योर GDP डिफ्लेटर। हमने CPI तो देख लिया, ठीक है, हमने CPI देख लिया, हमें दो और कॉन्सेप्ट देखने हैं, WPI के और GDP डिफ्लेटर के। सबसे पहले WPI देखते हैं। WPI क्या है? WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, यानी होलसेल लेवल पे ये प्राइस को ट्रैक करता है, वहां पे बताएगा कि होलसेल लेवल पे इन्फ्लेशन है कि नहीं है। इसको रिलीज कौन करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर इसको रिलीज करता है। ठीक है, कितने कंपोनेंट है इसमें? 3 कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट। सबसे पहला कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा प्राइमरी आर्टिकल्स, तीसरा फ्यूल एंड पावर। तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है? आपका मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का है, कितना है? 65% के आसपास। उसके बाद प्राइमरी गुड्स आती है 20% के आसपास, और लास्ट में आपका ये आता है फ्यूल एंड पावर 15% के आसपास। ठीक, क्लियर है? सबसे ज्यादा आइटम्स भी किस में है? मैन्युफैक्चरिंग में है, कितने हैं? 564 है। उसके बाद प्राइमरी में आपके 117 प्रोडक्ट आते हैं और फ्यूल में 16 आइटम्स आते हैं, 16 आइटम्स आते हैं। क्लियर? अब देखो होता क्या है कि ये मैंने रॉ मटेरियल लिया, फिर प्रोड्यूसर ने इसको प्रोड्यूस किया, उसके बाद ये होलसेल मार्केट में जाता है, उसके बाद फिर ये किसके पास जाता है? रिटेल मार्केट में, आपके और मेरी किराने दुकान में जाता है, और फिर ये कस्टमर तक पहुंचता है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, इन्फ्लेशन को मेजर करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप जाके जो कंज्यूमर है डायरेक्टली उसको कितनी प्राइस पड़ रही है। रियल यही तो बताएगा
इस वाले स्टेज पे, इस वाले स्टेज पे, इस वाले स्टेज पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, बट जो मोस्ट ऑथेंटिक डाटा आपको मिलेगा कहाँ से मिलेगा? सीपीआई से मिलेगा। आरबीआई भी सीपीआई के डाटा को ही यूज करती है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है जीडीपी डिफ्लेटर का, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको देखते हैं। देखो जीडीपी डिफ्लेटर के कॉन्सेप्ट में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए जीडीपी, फिर पता होना चाहिए नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या होती है। क्लियर है ना? चलो फिर भी मैं क्विकली एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जीडीपी क्या होती है? जीडीपी आपका होता है कि जो गुड्स प्रोड्यूस हुआ एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के टाइम में, उसका उसका प्राइस कितना है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। ये दो टाइप का होता है, एक नॉमिनल जीडीपी होता है, एक नॉमिनल जीडीपी होता है, और दूसरा क्या होता है आपका? रियल जीडीपी। रियल जीडीपी। तो जो नॉमिनल जीडीपी होता है ना, उसमें अपन क्या करते हैं, उसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करते हैं, और रियल जीडीपी ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगा बट आसान है। देखो कैसे, नॉमिनल जीडीपी अगर आपको निकालनी है, जीडीपी एन निकालनी है, तो आप एक काम करो, जो क्वांटिटी है, जितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है, उसको आज के प्राइस से, यानी ये 2021 का जो प्राइस है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको नॉमिनल मिल जाएगा। बट अगर आपको रियल जीडीपी जाननी है, तो आप सबने बेस ईयर के कॉन्सेप्ट को सुना होगा, तो आज का कितना क्वांटिटी हुआ उसको, और फिर आप इसको क्या करो, जो बेस ईयर का प्राइस लेवल है उससे मेजर कर दो। इस तरह से आपका क्या निकल गया? जीडीपी रियल निकल गया, और जीडीपी क्या निकल गया? नॉमिनल। तो जो डिफ्लेटर होता है वो होता है नॉमिनल वर्सेस रियल का रेशियो। ठीक है, तो देखो नॉमिनल वर्सेस रियल का भी रेशियो आपको क्या बताएगा? इन्फ्लेशन बताएगा कि नहीं बताएगा? बिल्कुल बताएगा। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो गलत है 23 का। दूसरा वाला स्टेटमेंट, जीडीपी डिफ्लेटर एक्सक्लूड द प्राइस ऑफ इंपोर्ट एंड WPI एक्सक्लूड द सर्विसेज सेक्टर। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स को अगर और डिटेल में मैं एक्सप्लेन करता तो मैं बताता, ये केवल गुड्स को ही कवर करता है, सर्विसेज को कवर नहीं करता। इसीलिए WPI के बहुत सारे ड्रॉबैक हैं, जो मैंने एक दो बताए आपको। उसमें से एक ये भी है कि वो सर्विस को एक्सक्लूड करता है, मतलब सर्विस को इंक्लूड ही नहीं करता। तो क्या फायदा, आप आधे सेक्टर को ले रहे हो, आधे सेक्टर को छोड़ रहे हो, तो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक डाटा तो नहीं मिलेगी। इसलिए सीपीआई जो होता है वो ज्यादा रियल होता है किसके? इन्फ्लेशन बताने के। थर्ड देखो, जीडीपी डिफ्लेटर कैन नॉट यूज टू ट्रैक मंथली चेंजेस इन इन्फ्लेशन, बट WPI एंड CPI कैन बी यूज। तो ये आपको पता है, WPI और CPI के जो इंडेक्स है वो रेगुलर इंटरवल पे हमारे आपके बीच पेपर में आते हैं, न्यूज़पेपर में हर 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने पे ये टर्म जरूर आते हैं। बट जीडीपी डिफ्लेटर बहुत कम सुनाई देता है। रीजन क्या है कि इसका कैलकुलेशन बहुत हार्ड है। ठीक है, क्योंकि बास्केट ऑफ गुड्स को फिर से कैलकुलेट करना 2021 में और ये बेस ईयर में मतलब दिक्कत होती है। तो क्या किया जाता है, ये एवरी क्वार्टर रिलीज होता है, मोस्टली इसको एवरी क्वार्टर रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो जीडीपी डिफ्लेटर में ये नहीं पता चलती ना कि किस आइटम्स के दाम बढ़े हैं, किसके कम है। ये तो एक रेशियो है, ठीक है, जो ओवरऑल आपको बता देगा कि आपने कितना इन्फ्लेशन हुआ, कितना कम हुआ। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो आपका किससे डील कर रहा है? कुछ कुछ अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेशन के तरीके हैं उनसे। सबसे पहला है यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। ये कितने दिन के लिए कैलकुलेट किया जाता है बेटा? ये 365 डेज के लिए किया जाता है। अगर किसी भी इंसान को 365 डेज तक, मतलब एक साल तक कोई गेनफुल वर्क नहीं मिला, तो उसको अनएम्प्लॉयड कंसिडर किया जाएगा। दूसरा आपका वीकली स्टेटस अप्रोच है। इसमें क्या किया जाता है, अगर आपको वीकली स्टेटस अप्रोच में अगर आपने 1 घंटे का भी काम नहीं मिला है पूरे वीक में, तो आपको क्या माना जाएगा? अनएम्प्लॉयड माना जाएगा। थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है वो है डेली स्टेटस अप्रोच। आउटसाइड लेबर फोर्स पर्सन्स आर नॉट अकाउंटेड फॉर। ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है, ठीक है, बट इसमें बस इतना समझ लो कि अगर आपने 1 आवर पूरे दिन में गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व नहीं थे, तो आपको क्या माना जाएगा? अनएम्प्लॉयड माना जाएगा। लास्ट वाला स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है मैंने बताइए, 2017 से आ रहा है, तो आपसे करेक्ट पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा 24 का आंसर है बेटा बी। ठीक है,
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 इज रिलेटेड टू रीजनल रूरल बैंक। कहने का ये मतलब है कि रूरल ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए स्पेशलाइज्ड बैंक यानी आरआरबी को बनाया गया था। ठीक है, कैसे बने थे? आरआरबी एक्ट आई थी 1976 में, 1976 में। ठीक है, और ये पहली जो आरआरबी बैंक थी उसका नाम भी बहुत अच्छा है, प्रथम बैंक करके था। क्लियर? तो ये समझ में आ गया कि इसके लिए एक्ट आया था 1976 का। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझो। आरबीआई जब बनती है तो 3 लोगों की हिस्सेदार, सॉरी यार, आरबीआई नहीं बनती एक्चुअली, मुझे लगता है कि रात के 12 के अप्रॉक्स हो रही है रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो थोड़ा सा यू कैन अंडरस्टैंड। बाय द वे, ये समझो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट होती है, और फिर होती है अपनी स्पॉन्सर्ड बैंक। सेंट्रल गवर्नमेंट की हिस्सेदारी कितनी होती है? 50%। स्टेट गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होती है 15%, और ये जो स्पॉन्सर्ड बैंक होता है इसकी हिस्सेदारी कितनी होती है? 35% के अप्रॉक्स। तो जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है कि इसका एम क्या है कि वो रूरल डिपॉजिट को बाहर जाने से रोके, तो ये तो बिल्कुल सही बात है ना कि गांव के इनकम को ही गांव में रख के उसको गांव के लोगों पे ही खर्च कराने की कोशिश की जाए। आरआरबी ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड 40% ऑफ पीएसएल। ना आरआरबी के लिए 40% नहीं है, इसके लिए ये कितना है? इसके लिए है 75% ऑफ द क्रेडिट जो है वो किस में आना चाहिए? पीएसएल में आना चाहिए। यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ो तो इसको ध्यान से पढ़ना, या अगर किसी क्वेश्चन में ये आ गया तो मैं आपको इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने को नहीं है। जो आरआरबीज है ना, इनको भी फाइनेंस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इनमें भी एनपीए की प्रॉब्लम है। तो इन सब चीज़ से बचने के लिए केसी चक्रवर्ती भैया आए, इनकी कमेटी बनी और इन्होंने कहा कि आप इनको क्या कर दो, रिकैपिटलाइज कर दो। रिकैपिटलाइज का क्या मतलब है? पैसे फेंक दो फिर से इनको। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन लोगों ने ब्लंडर कर दिया एनपीए के फॉर्म में। ठीक है, और ये जो डाटा दिया गया है कि एग्रीकल्चर क्रेडिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, तो ये वाला डाटा भी सही है। आरबीआई और नाबार्ड मिलके ये इंश्योर करता है कि एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है ये बेहतर हो कंट्री में। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट का फैक्ट मुझे नहीं भी पता था, बट फिर भी मेरा कॉमन सेंस, न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट, अच्छे से टेस्ट के एक्सप्लेनेशन ने ये कैपेबल कर देगा आपको कि आप एग्जाम में जाके ऐसे क्वेश्चन जिसको आपने कम पढ़ा हो आप उसको भी सही करके आओगे। तो 1 भी सही है, 2 भी सही है, तो 26 का आंसर होगा सी बेटा जी। अब चलो क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्या कह रहा है? 27 आपका डील कर रहा है कि एनपीए को रिड्यूस करने में कौन से स्टेप लेने चाहिए। सबसे पहला है ओपन मार्केट ऑपरेशन बाय आरबीआई। अब बताओ, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी मतलब लिक्विडिटी को मैनेज कर रही है, लिक्विडिटी को मैनेज कर रही है, उसका एनपीए से कोई लेना देना है? कोई डायरेक्ट लेना देना तो नहीं है। गिविंग मोर पावर टू रेगुलेट बैंक, हाँ आरबीआई को अगर फ्री हैंड दे दिया जाए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम हो, डिक्टेशन कम हो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो इन बैंक को बेहतर से रेगुलेट कर सकती है आरबीआई, तो एनपीए की प्रॉब्लम कम हो सकती है। तो 2 तो होगा। अब देखो सेलिंग एनपीए टू असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। आप सबने बैड बैंक सुना होगा नाम, बैड बैंक क्या करेगी? बैड बैंक क्या करेगी? ये बैंक 1 है, ये बैंक 2 है, ये बैंक 3 है। बैंक 1 अपने सारे एनपीए किसको दे देगी? बैड बैंक को दे देगी। सिमिलरली बैंक 2 भी दे देगी, बैंक 3 भी दे देगी। अब बैंक जो है अब ये समझेगा कि इसको क्या करना है, इन सारे लोन्स का, इन सारे एनपीएस का। ठीक है, और B1, B2, B3 जो बैंक है इनके बैलेंस शीट क्लियर हो जाएंगे। बैलेंस शीट क्लियर हो जाएंगी तो कोई भी इन्वेस्टर देखेगा तो उसको अच्छा लगेगा ना, और उन बैंक्स में इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो बैड बैंक का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया। सिमिलरली एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या है? ये एनपीए को मैनेज करती हैं। कैसे मैनेज करती हैं? ये जब बैंकिंग के लेक्चर देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, मैंने बैड बैंक का कॉन्सेप्ट बता दिया, इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इस बार न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा कवर हुआ था।
तो ये भी होगा, ऑप्शन है आपको, या बैंक की बैलेंस शीट क्लियर कर दो, ठीक है, बैंक्स के एनपीए को डाइवर्ट कर दो, या तो बैड बैंक बना दो या फिर कोई और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को बेच दो। लास्ट वाला जो ऑप्शन है फार्म लोन वेवर, इकोनॉमिक्स की जिसको बेसिक नॉलेज है वो ये समझ जाएगा कि लोन माफ करना तो इकोनॉमी के लिए खतरनाक ही होती है, तो 4 वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। 1 जो है वो लिक्विडिटी से रिलेटेड है तो वो भी नहीं होगा, तो इसका आंसर 27 का क्या होगा, डी होगा, यानी 2 और 3 होगा, ठीक है, डी होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, 28 की तरफ, सी आर ए आर। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका सी आर ए आर, यानी कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो। ध्यान से समझना, ये एक रेशियो है किसके किसके बीच में, बैंक्स के कैपिटल, बैंक्स के कैपिटल का रिस्क एसेट जो है उसका ये क्या है, रेशियो है। मुझे पता है समझ में कुछ नहीं आया होगा, इसलिए थोड़े डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। चलो देखो, बैंक के पास क्या होता है, बैंक के पास मान लो कि ये बैंक है, ठीक है, बैंक का जो लोन है, बैंक ने जो लोन दिया है, लोन ही तो उसका असेट होता है, उसी पे तो वो पैसे कमाता है, ठीक है। जो डिपॉजिट्स होते हैं ये तो लाइबिलिटी होती है, बैंक को कभी ना कभी किसी ना किसी दिन जिसने पैसे जमा किए हैं उसको तो पैसे देने ही पड़ेंगे, तो ये तो लाइबिलिटी हो गई। असेट बैंक के लिए क्या है, लोन, ठीक है। अब बैंक अगर लोन नहीं देगी तो काम कैसे चलेगा बैंक्स का, बिल्कुल नहीं चलेगा। बट एक बात बताओ, अगर आपने किसी इंडिविजुअल पी को लोन दिया तो दो चांस है ना, या तो वो लोन टाइम पे दे दे, दूसरा ये है कि वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर एनपीए में कन्वर्ट हो गया बेटा, तो जिन डिपॉजिटर्स ने अपने पैसे डाले थे इस बैंक में उनकी तो हालत खराब हो गई। गलती इन लोगों ने तो की भी नहीं, सजा कौन भुगतेगा, डिपॉजिटर भुगतेगा। ऐसे में आरबीआई शक्तिमान बनकर आता है और कहता है कि जो बैंक्स है ना उनके अपने कैपिटल का सर्टेन रेशियो रखना होगा, ताकि जो रिस्क एसेट है उसको मैनेज किया जा सके, रिस्क एसेट जो है उसको मैनेज किया जा सके। अब थोड़ी सी और ज्ञान मैं आपको दे दूं, बैंक्स के जो कैपिटल होते हैं वो 3 टाइप में होते हैं, टीयर 1, टीयर 2 और बेसल 3 नॉर्म्स ने टीयर 3 भी बना दिया। बट आपका जो सी ए आर होता है, इसी का एक नाम सी ए आर भी है, ये क्या होता है, टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाई रिस्क वेटेड एसेट होता है, ठीक है। रिस्क वेटेड एसेट समझ में आ गया कि एक पर्टिकुलर कैपिटल का रेशियो आप क्या करो, सिक्योर कर लो उसको, ठीक है। और ये क्यों किया जाता है, ताकि डिपॉजिटर्स के जो इंटरेस्ट हैं वो बचाए जा सके। इसको कौन डिसाइड करता है, इसको डिसाइड करता है मान के चलो आरबीआई, ठीक है। बेसल नॉर्म्स के अंदर इसको 8% रखा गया है, ठीक है। तो जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है ये आपका गलत हो जाएगा, ये 9% नहीं है, कितना 8% है। Similarly, RRB is also required to maintain CRAR, ये स्टेटमेंट सही है। आरआरबी ने कौन सा ऐसा काम किया है, ये आरआरबी क्या है कि मतलब उनको इससे छूट मिलेगी, चाहे कोई भी बैंक हो उनको CRAR मेंटेन रखना पड़ता है। कितना रखना पड़ता है, 9% आरबीआई ने कहा है, बट बेसल नॉर्म्स के हिसाब से कितना है, 8% है। तो 2 हो गया गलत, 1 और 3 हो गया सही, तो इसका आंसर होगा डी, 28 का आंसर डी बेटा जी, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के तरफ। देखो, फिनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट और आरबीआई ने क्या किया, दो नए टाइप्स के बैंक्स कह लो या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जन्म दिया। एक तो पेमेंट बैंक है और दूसरा स्मॉल फाइनेंस एसएफसी है। पेमेंट बैंक क्या होते हैं, पेमेंट बैंक क्या होते हैं ये सब आपको पता होगा, बस मैं आपको ये बता देता हूँ कि पेमेंट बैंक क्या क्या नहीं कर सकते। तो ये लोन नहीं दे सकते, तो जब लोन नहीं दे सकते तो क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते, क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते, लोन नहीं दे सकते, ठीक है। क्रॉस क्रॉस बॉर्डर रिमिटेंस नहीं भेज सकते, एनआरआई डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो ये सारे काम पेमेंट बैंक नहीं कर सकते। अब ऑप्शन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय द पेमेंट बैंक। सबसे पहला है इशुएंस ऑफ डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड तो कर ही सकते हैं ना, क्रेडिट कार्ड नहीं कर सकते।
एनआरआई डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, आंसर है नहीं। डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, मैंने अभी तक मना किया नहीं, तो आंसर है इसका सी। तो 29 का आंसर हो जाएगा सी। सिमिलरली आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, इसके बारे में बस इतना जान जाओ कि ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर इनको रेगुलेट किया जाता है। और ये स्टेटमेंट सही है कि कंपनीज एक्ट के अंदर इनको पब्लिक लिमिटेड कंपनी माना जाता है। क्लियर। थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है कि अर्बन कोऑपरेटिव कैंट बी ट्रांसफर्ड इनटू इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये स्टेटमेंट भी सही है। एसएफसी की बेसिक्स अगर आपको पता होगी तो ये सारे पता होगा कि बहुत सारे जो बैंक्स हैं जो स्मॉल लेवल मतलब बहुत सारे जो कोऑपरेटिव्स हैं उनको किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट किया जा सकता है। लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है, दे कैन नॉट हैव ओन बिजनेस करस्पॉन्डेंट नेटवर्क, ऐसा कुछ नहीं है। इतनी तो आज़ादी इनको दी गई है एसएफसी को। एक्चुअली एसएफसी की जो फ्रीडम है ना वो पेमेंट बैंक से ज़्यादा है। पेमेंट बैंक को केवल रिमिटेंस रिसीव करने, जैसे मान लो कि मैं यहाँ हूँ, मेरी मम्मी पापा हैं गांव में और मैं चेन्नई में काम कर रहा हूँ, तो पेमेंट भेजने के लिए पेमेंट्स बैंक का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आप सबको पता है एयरटेल पेमेंट आप सब इतने तो समझदार हो ही। ठीक है, अब चलते हैं बेटा कॉमर्शियल बिल की तरफ, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि कॉमर्शियल बैंक के कौन कौन से असेट होंगे। अब मैंने इसको बहुत बार एक्सप्लेन कर लिया कि बैंक के एसेट क्या क्या हैं। तो ट्रेजरी बिल में जो इन्वेस्टमेंट किया है क्या वो एसेट होगा, हाँ वो एसेट होगा। क्या फर्नीचर ऑफ द बैंक एसेट है, बिल्कुल उसका एसेट है, उसको बेच के लोगों के पैसे तो दिए जा ही सकते हैं। तीसरा है डिपॉजिट्स तो आपको पता ही है एसेट नहीं है, क्या है, लाइबिलिटीज है। ठीक है, तो ये लाइबिलिटीज है, तो 3 और 4 ऑप्शन में नहीं होगा, 3 और 4 ऑप्शन में नहीं होगा, तो आंसर निकल गया आपका बी। यानी 31 का क्या आंसर है, 31 का आंसर है बी। अब चलते हैं नीचे 32 पे, ये आपका किससे रिलेटेड है, एफएटीएफ आप सबको पता है कि G7 का इनिशिएटिव है। क्यों, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को और टेरर फाइनेंसिंग को कर्ब किया जा सके। एफएटीएफ का एक लिस्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, ब्लैक लिस्ट। इसको एक और नाम से जाना जाता है, हाई रिस्क जुरिडिक्शन लिस्ट के नाम से भी जाना जाया जाता है। और ये जो ब्लैक लिस्ट है इसमें 2 कंट्री हैं आपका, एक है ईरान और दूसरा है आपका नॉर्थ कोरिया। ठीक है, तो G20 के इनिशिएटिव पे इसको बनाया गया था। क्या ये बात सही है, नहीं ये बात गलत है, 1 नहीं होगा। दूसरा 2 कंट्री है, हाँ ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड वाला स्टेटमेंट देखते हैं, ग्रे लिस्ट इज ऑल्सो नोन एज, ग्रे लिस्ट को नहीं किसको कहते हैं, ब्लैक लिस्ट को कहा जाता है। तो इसका आंसर 32 का होगा बी। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 33 पे। देखो कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन सिंपली बस इतना याद रख लो कि फ्यूल और फूड में जो इन्फ्लेशन है उसको हटा के जो बचता है उसको क्या कहते हैं, कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। तो कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूड द इन्फ्लेशन इन फूड एंड फ्यूल प्राइसेस, सही है। WPI जो होता है वो यूजुअली डिनोट्स हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन कुछ नहीं होता है, जो न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में आता है ना, जो फूड को फ्यूल को दोनों को इंक्लूड करता है, उसको हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। तो WPI में हमने आके फाड़ फाड़ के देखा भी। सिमिलरली आपका सेंट्रल बैंक जो है वो जनरली कंसीडर कोर इन्फ्लेशन फॉर लॉन्ग टर्म पॉलिसी। देखो इस बात को समझ लो, फूड और फ्यूल तो अपने हाथ में है ही नहीं। अब मिडल ईस्ट में क्या हो गया, इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट तो बहुत ज़्यादा कर नहीं सकती है। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में सेंट्रल बैंक जो RBI है वो कोर इन्फ्लेशन को ही इंपॉर्टेंस देता है, यानी ये स्टेटमेंट भी सही है। तो 33 का आंसर क्या होना चाहिए, 33 का आंसर होना चाहिए 1 2 3, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 34 पर्सनल इनकम पे। पर्सनल इनकम क्या होता है, पर्सनल इनकम होता है बेटा ऑल इनकम रिसीव्ड बाय हाउसहोल्ड फ्रॉम ऑल सोर्सेज। कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं, एक तो आपका सोर्स हो सकता है फैक्टर इनकम हो सकता है, दूसरा हो सकता है ट्रांसफर इनकम मतलब बस आपको पैसे मिल गए। फैक्टर इनकम क्या होता है, फैक्टर इनकम आप सबको पता है कि आपको रेंट, वेज, इंटरेस्ट और डिविडेंड, क्लियर, ये 4 फैक्टर इनकम होते हैं। और अगर इसके साथ आपने ट्रांसफर
इनकम को भी जोड़ दिया तो वो आपका क्या हो जाएगा, पर्सनल इनकम। तो कह रहा है कि ट्रांसफर पेमेंट आर नॉट पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम। ये गलत हो गया ना भाई, क्यों? क्योंकि हमने देखा कि इसमें ट्रांसफर इनकम को भी ऐड किया जाता है। दूसरा, पर्सनल डिस्पोजल इनकम। अब डिस्पोजल का मतलब बस इतना समझ लो कि आपका जो भी इनकम है, जो भी इनकम है उसमें से सारे टैक्स वैक्स देने के बाद आपके खुद के खर्चे के लिए कितनी पैसे बचती हैं, उनको पीडीआई कहती है। सो पीडीआई डज नॉट इंक्लूड पर्सनल टैक्स पेमेंट। टैक्स को आपको हटाना पड़ेगा, किसमें से, किसमें से किसमें से, पर्सनल इनकम में से। तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, पीडीआई की तरफ पहुंच जाओगे। यानी पीडीआई में आप क्या करो, अपने इनकम में से जितने डिडक्शन है उन सबको हटा दो। तो पर्सनल टैक्स भी तो एक तरह का डिडक्शन ही है ना, तो इसको हटा दो। मतलब पीडीआई में पर्सनल टैक्स इंक्लूड नहीं होता है, ये स्टेटमेंट सही है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर था 34 और इसका आंसर होगा बी। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 35 ये है आपका कोऑपरेटिव से रिलेटेड है। ये कह रहा है कोऑपरेटिव बैंक्स फॉलो वन पर्सन वन वोट। हाँ जी बिल्कुल सही है, ऐसा करते हैं ये। थर्ड स्टेटमेंट है दे आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई, वाई छूट गया, बाय आरबीआई अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये स्टेटमेंट भी सही है। 35 वाला स्टेटमेंट देखो, दे कैन नॉट ओपन करंट अकाउंट। देखो इतना पढ़ने के बाद, मैं बता रहा हूँ, इतना पढ़ने के बाद कोऑपरेटिव के बारे में आपने कहीं ये तो नहीं सुना होगा ना कि नहीं खोल सकते। तो ये स्टेटमेंट जो है ये पेपर सेट करने वाले ने जानबूझ के डाली है ताकि आपको कंफ्यूज किया जा सके। तो चक्कर में नहीं पड़ना है, जो पढ़ो याद रखो कि वो सही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है एग्जाम में। ठीक है, टेस्ट पेपर को बहुत अच्छे से दो और सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, जो भी टर्म्स आ रहे इकोनॉमिक्स में सारा गेम टर्म्स का ही है। अगर टर्म्स आता है तो क्वेश्चन बन जाएंगे, टर्म्स नहीं आता है तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, तो कोऑपरेटिव हमने पढ़ लिया है कि कोऑपरेटिव में क्या होता है, वन पर्सन वन वोट का रूल चलता है। आरबीआई इसको रेगुलेट करती है। और भी कोऑपरेटिव में बहुत ज़्यादा होता है क्लासिफिकेशन, रूरल अर्बन, फिर अर्बन में शेड्यूल्ड नॉन शेड्यूल्ड। ठीक है, फिर क्रॉस बॉर्डर, मतलब मल्टी स्टेट सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव्स होते हैं। कोऑपरेटिव्स अपने आप में 30-35 मिनट का लेक्चर है, उसको अगर आपको करना होगा डिटेल में तो आप लोग बोल देना, हम लोग कर लेंगे उसको। तो इसमें से गलत क्या है, गलत है केवल स्टेटमेंट 1। तो आंसर हो गया 35 का ए। अब देखो फंक्शंस ऑफ आरबीआई पूछ रही है। आरबीआई क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है। ध्यान देना, इम्प्लीमेंटेशन है, फॉर्मुलेशन कौन करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी करती है। अब इट प्रोटेक्ट्स डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट, बिल्कुल सही बात है। अब तक तो हम लोग यही देख रहे थे, सीआरआर, एसएलआर, सीएआर। इट परफॉर्म्स बैंकिंग फंक्शन टू द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी सही बात है। ठीक है, तो 36 का आंसर हो जाएगा सी। ये सारा पॉइंट एक्सप्लेन किया जा सका है ना कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, फिर डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को आरबीआई कैसे बचाता है, फिर टी बिल्स वगैरह कैसे इशू किया जाता है, वगैरह वगैरह। अब मैंने आपसे 37 कहा था कि मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ये आएगा, आ गया जी। देखो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में क्या हुआ था कि 2004 में वाई भी रेड्डी जब गवर्नर थे तो उन्होंने 2004 में एक नई इंस्ट्रूमेंट को यूज किया। इसका नाम रखा मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। यानी मार्केट को स्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा हलचल है। बहुत ज़्यादा हलचल कैसे हो सकती है, जब बहुत ज़्यादा आपकी करेंसी वीक हो रही हो, या फिर आपकी करेंसी वीक हो रही हो यानी आपकी करेंसी क्या हो रही है, डिप्रिसिएट कर रही है। ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा फॉरेन करेंसी जो है आपके देश से बाहर जा रहा है। तो इस सिचुएशन में एमएसएस को लाया गया था। ठीक है, अब एमएसएस के बारे में कुछ सारी बातें हैं, रट लो एकदम ध्यान से। ये गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट का डेप्ट नहीं है, ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कवर नहीं किया जाता है। यानी मार्जिनल स्टेबलाइजेशन स्कीम इज नॉट यूज टू मीट द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसका एम क्या होता है, इसका एम भी वही होता है जो ओपन मार्केट ऑपरेशन का होता है, कि लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना। राइट। थर्ड, ये याद रखना कि जो एमएसएस होते हैं ना, इसको एक सेपरेट अकाउंट में रखती है आरबीआई अपने पास, जिसको एमएसएस अकाउंट कहती है। ठीक है, और ये जो पैसा है ये गवर्नमेंट को ट्रांसफर नहीं होती। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है ही नहीं। ये तो आरबीआई का सेंस कह रहा है कि जब
पैसा कमजोर हो रहा है, जब रुपया कमजोर हो रहा है तो वो लिक्विडिटी को मैनेज करे। ठीक है, तो 37 का क्या है, द यूनियन गवर्नमेंट ऑक्शंस सिक्योरिटीज इशूड अंडर एमएसएस। मैंने बोला ये किसकी काम है, आरबीआई करती है, तो 1 हो गया गलत। उसके बाद स्कीम फर्स्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2014, ये भी गलत है, कब आया था, 2004 में। उसके बाद अमाउंट रेज्ड अंडर डज नॉट क्रेडिट टू गवर्नमेंट अकाउंट, ये स्टेटमेंट सही है। स्कीम वाज स्टार्टेड बिकॉज देयर वाज ह्यूज डिप्रिशिएशन, ये स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर होगा सी। डी वाला स्टेटमेंट, द स्कीम वाज स्टार्टेड बिकॉज ऑफ ह्यूज डिप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी, नहीं, मैंने आपको बोला था कि मार्केट को स्टेबलाइज करने में इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, या तो बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी बढ़ गई या फिर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी कम हो गई, तो ओपन और एमएसएस को यूज़ किया जाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन और एमएसएस को यूज़ किया जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है, डिप्रिसिएशन एक फैक्टर हो सकती है, बट केवल वही नहीं है। देखो करेंसी डिप्रिसिएट करेगी, इसका क्या मतलब हो रहा है, इसका ये मतलब हो रहा है कि आपका जो इंडियन करेंसी है, इसका डिमांड और ये जिसकी अवेलेबिलिटी है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, यानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है रैदर देन डिमांड। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट समझा दूं, चलो ठीक है समझा देता हूँ। डिप्रिसिएशन जो होता है ये मार्केट ओरिएंटेड टर्म है, मार्केट ओरिएंटेड है, मतलब ये डिमांड सप्लाई क्या है, अगर ये इंडियन करेंसी है और ये डॉलर है, तो जिसका डिमांड और सप्लाई के हिसाब से जिसका डिमांड कम होगा वो डिप्रिसिएट कर जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द वो करेंसी जिसका डिमांड ज़्यादा होगा। अगर डिमांड ज़्यादा होगा तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी ना। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन क्या है, एक मार्केट ओरिएंटेड टर्म है। जबकि डिवैल्यूएशन क्या होती है, आपने सुना होगा चाइना अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करता रहता है। डिवैल्यूएशन से क्या होता है, एक्सपोर्ट जो होते हैं ना, एक्सपोर्ट जो होते हैं वो सस्ते हो जाते हैं। एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे तो एक्सपोर्ट की क्वांटिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो ये जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है ना, ये क्या करती हैं, अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट कर लेती हैं। तो डिवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन समझ में आ गया। डिप्रिसिएशन एक मार्केट का टर्म है, डिवैल्यूएशन क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक कर लेती है इन ऑर्डर टू प्रमोट देयर एक्सपोर्ट। उसके बाद क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को किसने सेट किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। प्लस इंडियन इंडस्ट्री में क्या क्या आती है, अपने पास सीआईआई है, अपने पास फिक्की है, फिर आपने सबने एस्कॉम का नाम सुना होगा। ठीक है, ये इंडिया की इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है। तो जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है इसको किसने बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, किसके साथ मिलकर, इंडियन इंडस्ट्री के साथ मिलकर। ये वाला बात याद रख लो, जो इसका चेयरमैन है उसको अपॉइंट कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर, बट इसको रिकमेंड कौन करता है, ये इंडस्ट्री करती है। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यूपीएससी प्रीलिम्स में आया था 2019 के आसपास। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, 39 आपसे पूछ रहा है कि एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी किस पे, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट पे। अब ये बताओ इसके बारे में। देख बेटा, ये 2021 में तुम लोग एग्जाम दे रहे हो, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि 2006 का थीम बताओ। ये लिटरली पॉसिबल नहीं है कि आप ऐसे कितने कॉन्फ्रेंसेज होते हैं सबके कॉन्फ्रेंस याद रखो, बट इतना याद रख लेना कि ये रिसेंट फिनोमेना होगा तो ही आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें या तो थीम गलती है या फिर ईयर गलती है। तो ये जो थीम है ये 2016 के आसपास जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी ये उसमें की है। दूसरा, इंडिया होस्ट ऑल, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, आगे पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेस में गलत होता है। तो 39 का आंसर क्या होगा, डी। आपका होमवर्क ये है, आपका होमवर्क ये है कि आपको यूएन हैबिटेट देख के आना होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 बहुत इनोवेटिव था। देखो मैंने एग्जाम में इसको कैसे किया था मैं बता दे रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में आइडिया नहीं था, बट मैंने टर्म देखा ग्लोबल। ठीक है, ग्लोबल के बाद मुझे यहाँ दिखा एशियान, यहाँ दिखा वर्ल्ड बैंक, यहाँ दिखा ओईसीडी और यहाँ दिखा यूएनसीटीएडी। क्लियर। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं बी में जाता या फिर डी में जाता। ग्लोबल है तो एशियान, तो मतलब एशियान ग्लोबल वैसा कोई काम क्यों करना चाहेगा। फिर ओईसीडी को बहुत ज़्यादा ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं, मतलब नहीं लग रहा है ना, नाम में ग्लोबल है, ये दो रीजनल बॉडी एशियान भी ओईसीडी भी लिमिटेड कंट्रीज को रिप्रेजेंट करती है। अब बच गया वर्ल्ड बैंक और यूएनसीटीएडी। तो मैंने क्या किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो है, तो पॉवर्टी एलिवेशन के लिए वर्ल्ड बैंक काम करती रहती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इंडिया के साथ खास करके, तो ये न्यूज़ में रहती है। तो फिर मैंने दिमाग लगाया कि ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो है ये किसका होना चाहिए, वर्ल्ड बैंक का होना चाहिए। मैंने लिटरली क्या मारा था, तुक्का नहीं मारा था, ये पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग थी। ये अंडरस्टैंडिंग उस पर बेस्ड थी कि जब मैं एग्जाम देने गया था तो मुझे एशियान के बारे में पता था।
मुझे OECD के बारे में पता था, मुझे UNCTAD की इनिशिएटिव्स के बारे में पता था। तो लिमिटेड नॉलेज के साथ मैंने उसको अप्लाई किया और क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक पहुंच गया। तो बताना ये चाह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर आए, बट आपको डिड्यूस करना पड़ेगा, आपको ऑप्शंस काटने पड़ेंगे। और मैं जो ये पेपर देखता हूँ, ये आपके सामने पहली बार देखता हूँ, ठीक है, और इसको सॉल्व भी ऑलमोस्ट लाइव मोड में किया जाता है। क्लियर? तो एक बार पेपर करने का तरीका भी सीखो। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो तो बता देना। मुझे पता है इकोनॉमिक्स बहुत सारे बच्चों की वीक सब्जेक्ट होती है, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अभी तक हमने क्वेश्चन 1 to 40 ऑफ टेस्ट 4 को डिस्कस कर लिया। तो चलो जी, बहुत बहुत अच्छा।